हेलो दोस्तों, आज जो है हम यूनिट नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं जो कि डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से और उसके रिगार्डिंग जो टूल्स यूज होते हैं उस पे। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट्स, और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उस पे हमें बात करनी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एनालिसिस से पहले यदि हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो आपको ये जानकारी देते हैं कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है ना। और दूसरी ये आपको चीज पता पड़ती है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये कौन से स्टेटमेंट होते हैं, जब हम ये जानते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है क्या है, तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना के ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, या तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। वहीं फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो कंपनी जो है बैलेंस शीट बनाती है ये जानने के लिए कि आज के समय में जो है बिजनेस की क्या पोजीशन है, यानी बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। ये जो है हम विद दिस स्टेटमेंट जो है हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। अब जब हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन क्यों हुआ है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस कि प्रॉफिट हुआ है, ताकि उस ट्रेंड को जो है फॉलो किया जा सके। वहीं लॉस की कंडीशन हो सकती है, तो ये देखा जाता है, ये इवोल्यूशन किया जाता है कि लॉस जो है किन कारणों से हुआ है, ताकि फ्यूचर में वो मिस्टेक रिपीट ना हो। तो उसी को ही हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, उसी को ही हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट अस सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इवैल्यूएट्स कंपनीज परफॉर्मेंस थ्रू कंपनीज बैलेंस शीट, income statement or statement of cash flows. Okay, it is the process of analyzing the company's financial statement for decision making purpose. क्या कहा जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है क्या करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। किससे, कंपनी की बैलेंस शीट से, या फिर इनकम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें दो स्टेटमेंट और बनते हैं, एक कहते हैं हम जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हम डिटेल में जो है नेक्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में कैश की क्या पोजीशन है उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, और दूसरा बाकी के फंड्स का सोर्स क्या है, हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है, सोर्सेस ऑफ फंड, और हम कहाँ यूज कर रहे हैं उन फंड्स का, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो जो है होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बनाया जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिंग कंपनीज। एक तरीके से यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी के प्रोसेस को एनालिसिस करता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है। अब हम आगे देखें, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है उसके बारे में पढ़ना, स्टडी करना, उसी को ही हम कह सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं उस पे जो है रिसर्च करना, स्टडी करना कि ये जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ताकि जो है यदि पॉजिटिव रिजल्ट है तो हम फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग और डिसीजन ले पाए, और यदि नेगेटिव रिजल्ट है तो ऐसे कौन से रीजंस थे जिसके कारण जो है लॉस हुआ है या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, तो उन रीजंस को आइडेंटिफाई करके अपनी बिजनेस की पोजीशन को जो है क्या बोल सकते हैं हम, बेटर करना जो है ये प्रयास होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आगे देखें हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट अस सी। सबसे पहले टू गेन द गेन नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको अर्निंग कैपेसिटी के बारे में नॉलेज बताता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस क्या है, क्योंकि इसमें आप ये देख पाते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल रहा है,
यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे जो है रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। फिर आप ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि जो है आपकी बिजनेस में प्रॉफिट जो है आप कितना कमा रहे हैं, यस और नो। तो इससे जो है आप क्या जान पाएंगे कि आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, कितनी है। ठीक है, तो ये आपको मदद करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस जानने में। फिर यदि आगे बात करें, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि बेटर है कि और ज्यादा काम करने की जरूरत है, इट इज वीक। ये सब चीजें जो है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि जब बैलेंस शीट देखेंगे आप, तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि एसेट्स कितनी है। अब एसेट्स में भी आप ये देखेंगे कि आपके पास फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितने हैं, ओके। देन करंट एसेट्स कितनी है, तो आपको लिक्विडिटी के बारे में जानने को मिलेगा कि करंट एसेट्स है यानी लिक्विड फॉर्म इजीली कन्वर्ट हो सकता है बिजनेस में। तो फाइनेंशियल पोजीशन का नॉलेज जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से मिल जाता है। कंपैरेटिव स्टडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमें मदद करता है यदि हमारी कंपनी का कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी आया है या बैलेंस शीट जो भी दिख रही है, वैसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं कोई दूसरी कंपनी जो सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है और सेम हमारे जैसा ही काम करती है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस और उनका बैलेंस शीट। तो एक तरीके की कंपैरेटिव स्टडी हो पाती है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। फिर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यदि फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो हमें मदद करते हैं। हम पास्ट के बारे में जान पाते हैं कि पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, फिर प्रेजेंट में हमें कंडीशन दिखती है बिजनेस की कि अभी जो है हमारा प्रॉफिट कितना है, तो इसके आगे जो है क्या पॉलिसी फ्रेम की जाए या क्या प्लानिंग की जाए, तो हम फ्यूचर एस्पेक्ट को भी जान पाएंगे। तो फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस जो है इससे पॉसिबल है। ऑपरेशनल इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो ये हमें ये भी बताती है कि वर्किंग इफिशियंसी ऑफ आपके मैनेजमेंट की कितनी है ना, मैनेजमेंट किस तरीके से जो है काम करता है, क्योंकि इसमें जो है वेरियस स्टेटमेंट्स बनते हैं, जैसे कि हमने बात की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो उससे जो है ये जानकारी मिल पाती है कि मैनेजमेंट की इफिशियंसी क्या है काम करने की। तो दिस हेल्प्स इन नोइंग दैट, है ना, कि वो स्टेटमेंट जो है कितने इफिशियंट वे में बने हैं, एक्यूरेसी है कि नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सॉल्वेंसी पोजीशन, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तब हम बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को भी जान पाते हैं कि हमारे पास जो डेट है उसको पे करने की कितनी कैपेसिटी है। वो हम कैसे करते हैं, डेट और इक्विटी का रेशियो निकालते हैं बाय वेरियस रेशियोस एनालिसिस करके। हम ये निकालते हैं कि जो हमारे पास लोगों का लोन है उसको पे करने की कैपेसिटी जो है हमारे पास कितना है, तो हम अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन जान पाते हैं। नेसेसरी फॉर लेंडर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है लेंडर्स के लिए, जो हमें लोन देंगे उनको जो है, उनके लिए जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन्हें यदि हमारे बिजनेस की पोजीशन के बारे में नहीं पता होगा तो एक मन में जो है रिस्क रहेगा कि ये बिजनेस को पर्टिकुलरली यदि हम लोन दे रहे हैं तो विल दे पे आउट और नॉट। तो ये जो है लेंडर्स के लिए जो हमें लोन देंगे या रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी जब हम डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तो ये पता पड़ेगा कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो है वो जल्दी से हो जाएगा, यानी उनका पेमेंट जो है उन्हें समय पे मिल जाएगा, तो इसलिए उनके लिए ये एनालिसिस जरूरी है। फिर स्क्रीनिंग टूल फॉर इन्वेस्टमेंट, यदि कोई हमारे बिजनेस में या हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ऑब्वियसली एक तरीके का स्क्रीनिंग टूल है, क्योंकि ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख पाएगा, पोजीशन को देख पाएगा और उसके पीछे वेरियस रीजंस क्या हैं ये पोजीशन या परफॉर्मेंस आने के, वो भी इसमें एनालिसिस में पता पड़ेगा। तो ये जो है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट जो करेंगे हमारे बिजनेस में उनके लिए हेल्पफुल है। देन हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ऑब्वियसली हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्पफुल है। वाई, फॉर प्लानिंग, किस चीज की प्लानिंग, फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, है ना, कि फ्यूचर के लिए प्लान्स एंड प्रोसीजर्स जो है बनाना आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पास्ट का इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या रिजल्ट आया है आज हमारे सामने, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए प्लान आउट या पॉलिसीज बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यस दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी बुराइयों पे हमें बात करना है। सबसे पहले
लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा, डाटा जो है एक जैसे नहीं मिल पाते हैं हमें, तो जो है वहां पे प्रॉब्लम आती है कि जो डाटा या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो प्रॉपर नहीं रहती है, अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्स से अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको सही माने या किसको सही नहीं माने, तो ये एक इशू आता है। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी जो है हर टाइम पीरियड समय समय पर जो है चेंज होती है ना, कि आज ये अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं और कल जो है नेक्स्ट अकाउंट, तो उससे जो है प्रॉपर कंपैरिजन जो है वो नहीं हो पाता है। ओके, ये कंपैरिजन बोले या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उससे जो है प्रॉपर एनालिसिस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें हमारा बेस ही प्रॉपर नहीं है इस कारण से। फिर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, अब ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर इस करंट ईयर में आप किसी स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं और स्टॉक जो है उसकी प्राइस जो है या तो बढ़ गई या घट गई, है ना, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर का स्टॉक जो था उसके हिसाब से उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइस लेवल चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट तो दिखेगा, यानी हमारा जो एनालिसिस है वो सही नहीं हुआ होगा। तो इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस जो है इम्पैक्ट करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को। देन सेवरल टेक्निक ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, बहुत सारे अभी हम देखेंगे, ट्रेड एनालिसिस। तो इतने सारे टेक्निक्स हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा जो है स्टेटमेंट बनाएं जिससे हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ जाए, यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बहुत सारी टेक्निक्स में, तो डिसीजन लेने में जो है दिक्कत होती है कि विच इज सुटेबल फॉर अवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए कौन सा सुटेबल है ये नहीं जान पाते हैं। इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट डाटा, जैसे कि हमने देखा कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे डाटा नहीं मिल पाता है, और तो यही प्रॉब्लम आती है कभी कभी इनएक्यूरेट डाटा आते हैं, आपके पास डाटा जो है सही नहीं आते हैं, तो जो है एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग किया जाता है तो एनालिसिस भी गलत हो जाता है। देन कम्स डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब सिंपल सी एग्जांपल है कि आप मॉल गए हैं, कुछ खरीदना नहीं है आपको, लेकिन जस्ट आपको देख के आना है कि वहां पर क्या मिल रहा है, और आप ऐसा एक्ट करते हैं कि हम कुछ खरीदने आए, बट आपका इंटेंशन रहता है कि आपको कुछ नहीं खरीदना है, उसे कहते हैं विंडो शॉपिंग। बट यहाँ पे है आपको विंडो ड्रेसिंग, यानी कुल मिला के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है इस तरीके से डिजाइन करना कि वो जो है दिखने में जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा हो, और मतलब बहुत ही प्रॉपर दिख रहा हो कि ये जो बिजनेस है बहुत आगे जाएगा और ग्रोथ करेगा, बल्कि एक्चुअल कंडीशन ऑफ द बिजनेस जो है वैसी नहीं है। दैट मीन्स लोगों को दिखाने के लिए आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, उसे ही कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है। डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में दिक्कत होती है, किस रीजन से? अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज होती हैं, मेथड्स ऑफ जो अकाउंटिंग आइटम्स के मेथड्स चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से जो है फोरकास्ट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये तो बुराई करनी है, अभी हमने ऑब्जेक्ट्स में क्या देखा था कि फोरकास्ट करने में हमें मदद करता है, अब बुराई करनी है तो फोरकास्ट करने में क्यों दिक्कत आती है उसका रीजन हमने जाना। ठीक है। एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इसमें हमेशा क्वालिटी को जो है इग्नोर किया जाता है, जैसे कि वर्कर की क्या स्किल्स है, उसकी क्या इफिशिएंसी है मैनेजमेंट की, ये चीजें जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। रिजल्ट दिखता है मॉनेटरी टर्म्स में दिखता है, लेकिन जब क्वालिटी की बात करें तो वो चीजें नहीं दिखती हैं, तो ये इसका एक बिगेस्ट हर्डल हम बोल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ पर्सनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन का इम्पैक्ट जो है पड़ता है, जैसे कि मैनेजमेंट को लगा कि उनके बिजनेस के हिसाब से जो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वाला होना चाहिए, बट हो सकता है आपके बिजनेस के लिए वो एक्यूरेट ना हो, या मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन जो है आपने लगाया है फीफो, और हो सकता है वो आपके लिए आपके बिजनेस के लिए वो सूटेबल नहीं है, तो जो पर्सनल डिसीजंस लिए जाते हैं इन द बिजनेस वो भी कभी कभी इम्पैक्ट करते हैं इस एनालिसिस में। ठीक है, तो ये जो है इसकी बुराइयां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, कि हमारे पास प्रॉपर जो है नॉलेज नहीं होता है, यानी डाटा एक्यूरेट नहीं आता है, उसके कारण एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है। प्राइस चेंज होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो जो है हमें दिक्कत आती है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक्स जो हैं हमें कंफ्यूज कर देती हैं कि विच शुड बी अडॉप्टेड फॉर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए कौन सी सुटेबल है। फिर विंडो ड्रेसिंग की
कि सिर्फ बुक्स में हमारी अकाउंटिंग अच्छी दिखे, इसके कारण जो है हम आइटम्स को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, तो ये होता है विंडो ड्रेसिंग। तो ये जो है हमारे लिमिटेशंस हैं ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले आता है आपका इंटरनल एनालिसिस। ये कौन करता है? ये मैनेजमेंट करता है, और इसका पर्पस क्या होता है कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी जो है बिजनेस की चेक हो पाए। और ये जो है इसे जो है ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है, इंटरनल एनालिसिस किया जाता है कि क्या रीजंस हैं। और मैनेजमेंट कौन होता है? इट इज द पार्ट ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, और वही जो है अगर एनालिसिस कर रहा है तो आपका जो डाटा आएगा या आपकी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो जो है ज्यादा एक्यूरेट रहेंगी और डिटेल्ड फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, तो जब भी इंटरनल एनालिसिस यानी जब कोई मैनेजमेंट ऑपरेशनल इफिशिएंसी या बिजनेस की पोजीशन को एनालिसिस करती है, उसे कहते हैं हम इंटरनल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सटर्नल एनालिसिस ये कौन करते हैं? ये ऐसे लोग करते हैं जिनका कोई भी दे डोंट हैव एक्सेस ओवर द बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस एक्टिविटी। इनका कोई भी बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, यानी ये बिजनेस में काम नहीं करते हैं, जस्ट इनको इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए हमारे बिजनेस का, इसलिए जो है ये एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। तो इनको जो है डिपेंड होना पड़ता है कंपनी के डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर, है ना, ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर। तो ये इनकी रिपोर्ट को बेस मानकर जो है अपना एनालिसिस कर देते हैं कि ऑडिटर ने ये कहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब एक्सटर्नल एनालिसिस कौन कर सकता है? किसको जरूरत पड़ सकती है आपके कंपनी की इंफॉर्मेशन की? तो जो है वेरियस क्रेडिट एजेंसीज जो ये स्कोर लगाती है कि आपकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है उनको, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है जिसको रिक्वायरमेंट हो आपकी बिजनेस की कंडीशन की, तो ये जो है ऑडिटर की रिपोर्ट देख लेंगे, आपकी स्टेटमेंट देख के जो है अपना एनालिसिस करते हैं। तो ये होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। फिर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट कम्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब ये होता है जब पर्टिकुलर एक से ज्यादा वर्ष यानी मोर देन 2 या जितने भी वर्ष का जो है डाटा रखा जाता है, और उसको जो है कंपैरिजन किया जाता है कि पिछले साल हमारे इक्विटी शेयर्स इतने थे और इस साल इतने हैं। ठीक है, इस बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है, तो उसे ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसका नाम एक और है दोस्तों, जिसे कहते हैं डायनामिक स्टेटमेंट, या फिर इसको कहते हैं टाइम सीरीज। ओके, इसे कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसी चीजें पूछे जाएं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो है जैसे कि डाटा ले लिया जाता है इस तरीके से, कुछ यदि हम लिखें पर्टिकुलर्स, अभी हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, है ना। इस तरीके से पर्टिकुलर, और ये 2 सालों का डाटा लिख लिया, ईयर 1 किसी भी ईयर 1 का और ईयर 2 का। अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि इक्विटी शेयर्स फर्स्ट ईयर में थे 2 लाख, अब इस साल जो है यदि 3 लाख हुए हैं, तो ये चेंज कितना हुआ है? 1 लाख से हुआ है। इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के, उसे ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। फिर इसका ही एक ऑपोजिट आता है, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में जो है किसी एक सेम पीरियड में यानी एक ही साल का जो है डाटा लिया जाता है, और डिफरेंट आइटम्स को जो है मेजर किया जाता है कि ये जो है हमारा रिजल्ट जो है क्यों आया है। तो ये किससे होता है? ये रेशियो एनालिसिस एक मेथड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। तो रेशियोस निकाल के जो है वर्टिकल एनालिसिस किया जाता है। अब यदि हम थोड़ी सी बात करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल जो है डायनामिक होता है नेचर में, और ये जो है स्टैटिक होता है। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर ईयर के जो है डाटा निकाला जाता है और उसके बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है। ये हो गया नंबर 1। दूसरा, ये कंपैरेटिव स्टडी करता है, ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं करता है। तीसरा, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इट टेक्स डाटा ऑफ 2 और मोर इयर्स का डाटा लेके जो है किया जाता है, और यहाँ पे 1 ईयर का डाटा ही लिया जाता है। और दूसरा, जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल का नाम देखा टाइम सीरीज या फिर डायनामिक है, वैसे ही वर्टिकल एनालिसिस का नाम जो है स्टैटिक, जो है स्टैटिक एनालिसिस या स्टैटिक सीरीज जो है इसका
नाम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसके अलावा जो है यदि थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म भी लिख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस लंबे समय के लिए, जब हमें पूरे ईयर का जो है रिकॉर्ड रखना रहता है तो हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं, और दूसरा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं। मेजरली जो है यही एनालिसिस जो है वो आते हैं। ठीक है, अब जो है हम बढ़ते हैं आगे। टूल्स, मेथड्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल्स या मेथड्स यूज किए जाते हैं? जैसे कि हमने टाइप देखा अभी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में बनता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में मदद करते हैं? तो हमारे सामने जो है ये स्टेटमेंट्स जो है बनाए जाते हैं, या ये मेथड्स हैं। जैसे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसको कॉमनली कहा जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर जो है आप कंपैरेटिव बेसिस पे बैलेंस शीट बनाते हैं एंड कंपैरेटिव बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर 2 सालों का डाटा या 2 से ज्यादा ईयर्स का डाटा जो है रखा जाता है, और हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले जो है क्या था रिजल्ट और अब जो है कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, जिसको हम प्रैक्टिकल बेसिस पे अभी समझेंगे। वैसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है, जिसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर ईयर का जो है डाटा लिया जाता है, और एक पर्टिकुलर डाटा लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका परसेंटेज चेंज निकाला जाता है। इसको भी जो है हम देखेंगे। ट्रेंड एनालिसिस जो है आपके बिजनेस का क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी कोई पर्टिकुलरली अकाउंटिंग आप कर रहे हैं तो आपने कुछ बेस लिया हुआ है कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए, कि हम 2010 का बेस लेकर चल रहे हैं और इसके बेसिस पे जो है हम एनालिसिस करेंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। यानी आपके बिजनेस में क्या ट्रेंड रहा है उसको बेस मानकर जो है आप अकाउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बेस माना है कि बहुत पर्टिकुलर ईयर 2000, हम मान लें आप 2015 से लेकर 2023 की बात करें, यदि इसके बीच में आपने ये माना है कि हम 2015 को बेस ले रहे हैं और इसमें जो हमारा स्टॉक रहेगा उसको जो है हमने 100 माना है, और उसी को ही बेस मान के जो है अब हर साल जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसी को ही कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियोज, बहुत सारे रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, जिनका आंसर जो है आपको परसेंटेज में मिलेगा, या डिफरेंट टाइम्स में जो आपको ये बताते हैं कि आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, या आपके बिजनेस की सॉल्वेंसी क्या है। तो ये अकाउंटिंग रेशियोज जो हैं हमें मदद करते हैं। फिर आता है फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट जो आपको ये बताते हैं कि आपके बिजनेस में कितना इनफ्लो हुआ है, यानी कहाँ कहाँ से पैसा जो है आ रहा है, और कितना जो है आउटफ्लो हुआ है फंड्स का, कहाँ कहाँ से पैसा जा रहा है। कैश फ्लो फंड में सिर्फ कैश की पोजीशन बताई जाती है, यानी कैश का आना और जाना, और फंड फ्लो में हर तरह के सोर्सेस से जहां से पैसा आ रहा है और जहां से जा रहा है उसमें ये बताया जाता है। फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, जो आपको मदद करता है ऐसा एनालिसिस करने में कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका कॉस्ट जो है इक्वल है आपके सेल्स के, यानी यहाँ पे ऐसी कंडीशन है जहां पे कोई आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ है न ही लॉस हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, ये न्यूट्रल कंडीशन होती है। तो हर बिजनेसमैन जो है ये जानने की कोशिश करता है कि उनकी बीईपी पॉइंट जो है कौन सा है, जहां पे उसकी कॉस्ट और सेल्स जो है इक्वल है, क्योंकि उसके बाद का पॉइंट तो क्या है कि लॉस होगा, तो तब तक जो है उन्हें अपनी कंडीशन को मेंटेन रखना है। तो दैट इज बीईपी, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ये मेथड्स हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें पर्टिकुलरली यूनिट नंबर सेकंड में, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। फिर यूनिट नंबर थर्ड में जो है हमें फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हम यूनिट नंबर थर्ड में जो है पढ़ेंगे, और ये हमारे सिलेबस में ये मेथड जो है कन्फाइंड हैं। ठीक है, बाकी के मेथड जो है थ्योरेटिकल वे में आ सकते हैं, जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव बेसिस पे जब बनाया जाता है तो इसमें जो है या तो बैलेंस शीट बनेगी या फिर इनकम स्टेटमेंट बनेगा, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इन विच फिगर्स ऑफ 2 or more years are placed side by side
टू फैसिलिटेट कंपैरिजन आर नोन एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जहां पर फिगर्स जो हैं 2 या मोर देन 2 इयर्स के जो हैं एक साथ रखे जाते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पर्पस के लिए, उसे ही कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। द चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर में ऑल्सो बी शोन इन परसेंटेज। एक समय से दूसरे समय में जो चेंज हुआ है उसको परसेंटेज बेसिस में भी दिखाया जाता है इन सच स्टेटमेंट, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर ईयर में आइटम की क्या वैल्यू थी, दूसरे पर्टिकुलर में उस आइटम की कितनी वैल्यू है, अब कितना चेंज आया है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, वो लिखेंगे। और उसके बाद जो है उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया है वो लिखेंगे, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कैन इजिली बी नोन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से हम इजिली प्रोग्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है 2 इयर्स के बीच में, 3 इयर्स के बीच में, तो हमें पता पड़ रहा है कि पहले की क्या कंडीशन थी, अब जो है उसमें ग्रोथ हुई है, प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको मदद करता है कंपैरिजन करने में 2 और मोर इयर्स के फिगर्स को। और यदि आपको इसमें फीचर्स पूछ लिए जाएं तो आप लिख लोगे कि कंपैरेटिव जो है हेल्प करता है आपको कंपैरिजन करने में। दूसरा, इसमें टाइम पीरियड के लिए आप लिख सकते हो इट टेक्स द टाइम पीरियड ऑफ फिगर्स ऑफ 2 और मोर इयर्स। फिर जो है इसमें क्या स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाया जाता है, तो इसमें जो है बैलेंस शीट और जो है इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। इस तरीके के फीचर्स आप इसमें मीनिंग में से फीचर्स निकाल के लिख सकते हैं। फिर जो है ये आपको मदद करता है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, जो है आप इजिली जान सकते हैं। और इसमें जो है आपकी कंपैरेटिव स्टडी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपका होता है कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप करते हैं। अब इसी का ही एक दूसरा पहलू है, दूसरा मेथड है, दैट इज एनालिसिस ऑफ कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मेथड हमने पढ़ा, इसमें जो है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मेथड है, इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। जब वर्टिकल एनालिसिस होगा तो जो है हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। अंडर दिस मेथड डिफरेंट आइटम्स आर शोन एज परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। इसमें कॉमन बेस लिया जाता है, उसके बेसिस पे जो है परसेंटेज चेंज निकाला जाता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर शोन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, okay, whereas common size balance sheet various items assets are shown as the percentage of total assets and various items of liabilities are shown as the base as the percentage of total liabilities, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक बेस ले लिया जाता है और उस पे जो है चेंजेस निकाले जाते हैं, परसेंटेज चेंज कितना हुआ है वो। अब ये बोल रहे हैं कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, यानी कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो उसमें आपको बेस क्या लेना है, हमेशा सेल्स लेना है। और यदि आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें जो है एसेट्स का बेस जो है टोटल एसेट्स लोगे, और लाइबिलिटीज का बेस जो है आप टोटल लाइबिलिटीज जो है वो उसका बेस लोगे। अब ये बेस क्या होता है इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। यदि थ्योरी पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और जो है आप जो फॉर्मेट होगा जिसको अभी हम प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे, तो आप फॉर्मेट बना के आ जाओगे, है ना। और यदि फॉर्मेट नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो लेट अस सी। यस दोस्तों, अब हमारे सामने क्वेश्चन है जिसको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है हम कंपैरेटिव से भी सॉल्व करके देखेंगे, और सेम इसी क्वेश्चन को हम कॉमन साइज से भी सॉल्व करके देखेंगे, ताकि जो है हमें डिफरेंस पता पड़े कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या होता है। थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ लिया, जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। जो आपको पर्टिकुलर्स दिए हैं तो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ये बैलेंस शीट के आइटम्स दिए गए हैं हमारे सामने, और आपको ईयर दिया गया है 2020 एंड 2021 का डाटा जो है दिया गया है, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। यदि बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट लिखेंगे, और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें फॉर द ईयर एंडेड 2021, क्योंकि हम 2021 हमारा करंट ईयर है, उसके डाटा को हमें चेक करना है, इसीलिए ही जो है
हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, अब फिर आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा, मैंने ऑलरेडी बना लिया, आप बना लीजिए फटाफट से पॉज करके। पर्टिकुलर 2020 ये आपका प्रीवियस ईयर है, ध्यान देना है, और ये जो है करंट ईयर है। एब्सोल्यूट चेंज लिखा है हमने और फिर लिखा है परसेंटेज चेंज। अभी सिर्फ आपको लिखना है, बहुत आसान है, जस्ट आपको फोकस करना है, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, जो नई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यानी पहले क्या होता था, लायबिलिटीज एंड हॉरिजॉन्टल वे में बनाते थे हम, लायबिलिटीज एंड एसेट साइड बनाते थे। अब जो है वर्टिकल बेसिस पे ही बनता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज पूरी खत्म हो जाती है और फिर जो है एसेट्स, तो उसी फॉर्म में जो है हमें कंपेरेटिव बनाना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये हमारा ए पोर्शन कर देते हैं। सबसे पहले जितनी भी लायबिलिटी साइड के आइटम हैं उनको हम लिखेंगे। तो लायबिलिटी कौन कौन सी हम इन आइटम्स में से देख लेते हैं। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटीज में आ जाएगा, ओके, ये 1। फिर फिक्स्ड एसेट्स, तो एसेट्स में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी लायबिलिटीज होती हैं, ये 2। फिर करंट एसेट्स हैं और फिर करंट लायबिलिटी, ये 3 जो है हमारे सामने लायबिलिटीज हैं। तो इनको जो है हम फटाफट से लिख लेते हैं, लिखते जाइए आप साथ में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2020 का दिया है आपको 12 लाख, ओके, और 2021 का दिया है 18 लाख, लिख लेते हैं। फिर जो है आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये कितनी है, 6 लाख 2020 में भी थी और 2021 में भी 6 लाख, यानी आपने जो लोन लिया है वो 2020 में भी 6 लाख का था और 2021 में भी 6 लाख का ही है। देन थर्ड आता है आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2 लाख थी पहले, और अब जो है आपकी करंट लायबिलिटीज जो है क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं, और ये कितनी हो गई हैं, 6 लाख हो गई हैं। ठीक है, अब ये हमने आइटम्स फिल कर लिए। अब हमें जो है थर्ड कॉलम भी फिल करना है। ये देखना है कि 2020 में जो है 12 लाख था, अब जो है 18 हो गया है आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कितने से बड़ा है कि घटा है। पहले तो इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना हुआ है, बड़ा है, तो बड़ा है, कितने से बड़ा है, 18 माइनस 12, 6 लाख से जो है इंक्रीज हुआ है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि इंक्रीज हुए हैं तो पॉजिटिव साइन है, और यदि नेगेटिव आ रहा है यानी डिक्रीज हुए हैं तो उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है, ये 6 लाख हो गए। अब आप ये आगे आपका एब्सोल्यूट चेंज, यानी दोनों पर्टिकुलर ईयर्स में क्या चेंज आया है वो हमने इस कॉलम में लिखा। अब आपका फोर्थ कॉलम आता है परसेंटेज चेंज, जिसको हम किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए जो आपका एब्सोल्यूट चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करोगे आप प्रीवियस ईयर से, ओके, और उसको इनटू कर दोगे 100 से, तो जो है आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ईयर की यदि हम बात करें तो आपका कितना है एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज 6 लाख, और प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर यानी पहले वाला ईयर, दैट इज 12 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, ये 1/2 और 50% जो है इसका परसेंटेज चेंज आ रहा है। ये एक हमने कर लिया ऑलरेडी, वो दिख रहा है 6 लाख 12 लाख का कितना परसेंट है, दैट इज 50%। ठीक है, इसी के साथ जो है अब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भी करेंगे। तो 6 लाख पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, अब भी 6 लाख है, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वहां पे हम लिख देंगे नील, या फिर वहां पे हम डैश कर देंगे। ठीक है, फिर आती है हमारी करंट लायबिलिटीज, 2 लाख से 6 लाख हो गई हैं, यानी 4 लाख जो है हमारी लायबिलिटीज बढ़ी हैं। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, प्रीवियस ईयर क्या है 2 लाख, इनटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 2, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है आपका, दैट इज 200%। यस, ये हो गया 50, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 200%, यानी 2 लाख से जो है 6 लाख हुई है हमारे करंट लायबिलिटीज,
जिसका चेंज आ रहा है, यानी 4 लाख की करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो परसेंटेज में 200% हमारी करंट लायबिलिटीज जो है बढ़ गई हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लायबिलिटीज का पोर्शन खत्म हो गया है, तो हम इस तरीके से उसका टोटल कर लेंगे। लायबिलिटीज साइड का 12 लाख प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20 लाख जो है आपका 2020 का टोटल आ रहा है। 2021 का 18 प्लस 6 प्लस 6 12, तो ये आ रहा है आपका 30 लाख। ठीक है, अब जो है हमें इसका भी जो है क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो इसका डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, दैट इज 20 लाख से कितने हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। टोटल में यदि हम बात करें तो वो इंक्रीज हो रही हैं विद द 10 लाख। तो 10 लाख लिख लेते हैं डिफरेंस। अब 10 लाख एब्सोल्यूट चेंज है, प्रीवियस ईयर क्या है 20 लाख, तो 10 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, तो ये उसका 50% है। यस, इस तरीके से जो है हमने लायबिलिटीज का पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम आते हैं सेक्शन बी पे, दैट इज ऑफ एसेट्स। एसेट्स में अब कौन कौन से बचा है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स लिख लेते हैं। दोस्तों, जब आपको एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप पहले से लायबिलिटीज जो है क्वेश्चन पेपर पे तो टिक करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन आप पेंसिल से हल्का सा यदि इस तरीके से कर दो कि लायबिलिटीज ये हैं, तो आपको जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में बार बार उसको, है ना। एक बार देख लिया लायबिलिटीज कौन सी है, उसको रिकॉर्ड कर लिया, और बाकी के बचे हुए एसेट्स या एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया, बाकी के बचे हुए लायबिलिटीज, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें जो है आपकी टाइम की भी बचत होगी। अब फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, 14 लाख हैं। फिर जो है 2021 के ये हैं हमारे 21 लाख, ये दिए हुए हैं, है ना, दैट इज 14 एंड 21 लाख। अब ये कितने से इंक्रीज हो रहे हैं यदि हम देखें तो पहले तो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब यदि हम बात करें कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं हमारे 7 लाख से। 21 माइनस 14 दैट इज 7 लाख। अब 7 लाख जो है 14 लाख से डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर, 7 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इनटू 100, तो ये कितना है 50% आ रहा है। ओके, फिर जो है नेक्स्ट आता है हमारी करंट एसेट्स, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो करंट एसेट्स कितनी है हमारे सामने, दैट इज 6 लाख। और करंट एसेट्स भी इंक्रीज हुई हैं, 6 से जो है कितनी हुई है 9 हुई है। तो ये 9 जो है 9 लाख हमने रिकॉर्ड कर दिया। कितना इंक्रीज हुई है, दैट इज 3 लाख से इंक्रीज हुई है, और 3 लाख 6 लाख का कितना परसेंटेज है, अगेन 50% है। तो ये आ गया आपका, दैट इज ओके। यस, ये परसेंटेज तो टोटल वाला हम इसके बाद निकालेंगे। अब इसका टोटल कर लें, 14 प्लस 6 दैट इज 20 लाख। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटीज का टोटल 20 लाख आ रहा है, इधर एसेट्स का टोटल 20 लाख आ रहा है, यानी सही है ना, क्योंकि लाइबिलिटीज और एसेट्स बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, तो ये टैली हो रही है। देन 30 लाख लाइबिलिटीज का टोटल, ये है आपके एसेट्स का टोटल, ये आ गया 30 लाख। अब 20 से कितना हो रहा है 30 हो रहा है, यानी 10 लाख जो है क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 10 लाख से जो है हमारी पूरी एसेट्स जो है बढ़ रही हैं, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 10 लाख और प्रीवियस ईयर क्या है 20 लाख, वो उसका कितना परसेंट है, दैट इज 50% है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है। 2 इयर्स का डाटा जो है हम लिख लेंगे, पहले लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर एसेट्स लिखेंगे, उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हुआ है वो निकलेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज कैसे निकलेंगे, जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर दोगे इनटू 100, तो आपका ये परसेंटेज चेंज जो है ये इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपको ये भी देखना है, कंफ्यूजन हो तो आपका ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स हमेशा इक्वल आएंगे पर्टिकुलर ईयर के, अलग अलग ईयर से मत करना। पूरी बैलेंस शीट जो है क्या होता है, लायबिलिटीज और एसेट्स इक्वल होते हैं। ये 2020 का डाटा है हमारे सामने, और ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स इक्वल हैं। ये एसेट्स और कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए वो टैली नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है। अब इसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं और इसको कॉमन साइज से बना रहे हैं, ताकि आपको उसके बीच में जो है डिफरेंशिएशन पता पड़े कि कॉमन साइज कैसे बनाया जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन प्रिपेयर कॉमन साइज, वही क्वेश्चन है, सेम वही आइटम्स आपको दिए गए हैं और हमें जो है बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, वैसे ही हम लिख लेंगे। ठीक है। अब आपके पास जो डाटा दिए हैं 2020 और 21 तक, तो सेम वही इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है, तो हम पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है। ए, इसमें लिखा हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है। सबसे पहले हमने ये टिक कर लिया था, ये हमारे पास लायबिलिटी है, ये है और ये है, तो ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर जो है सेकंड हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल को यदि हम फिल करें 12 लाख और 8 लाख, 18 लाख सॉरी, ये आ गया आपका 18 लाख। ठीक है। अब जो है इसके बाद आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये कितने हैं आपके 6 लाख एंड 6 लाख, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं था। ठीक है। और थर्ड जो है हमारा आता है करंट लाइबिलिटीज का। अब करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख, और वो बढ़ रही हैं न्यू ईयर में विद द 6 लाख, यानी 4 लाख से बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे वहां पे हम चेंज निकाल रहे थे, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे थे, और फिर परसेंटेज चेंज। यहाँ पे किसी ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, ये वर्टिकल बेसिस पे होता है, हमने देखा। और कॉमन कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होता है, तो उसमें हम एक साल से ज्यादा का डाटा लेते हैं, इसमें एक ही साल का डाटा लेते हैं और जो है हम चेंज निकालते हैं। अब परसेंटेज चेंज ये जो है 2020 का है, और यहाँ पे हम निकालेंगे 2021 का। कैसे होगा, लेट अस सी। क्या करेंगे, आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट में यदि याद हो, अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें क्या बोला था, यदि आप बैलेंस शीट बना रहे हैं और उसमें लाइबिलिटीज का परसेंटेज चेंज निकालेंगे, तो टोटल बेस जो है लाइबिलिटीज को लेंगे, और एसेट्स का बेस जो है टोटल एसेट्स को लेंगे, है ना। और यदि इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें सेल्स को बेस लेंगे। तो यही चीज जो है अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आप क्या करेंगे, आपके पर्टिकुलर जिस ईयर का जो डाटा दिया गया है ना, फॉर एग्जांपल 2020 में जिस डाटा का आपको डाटा दिया गया है, वो डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज इनटू 100, यानी लाइबिलिटीज के केस में हमेशा हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल लाइबिलिटीज से डिवाइड करेंगे। अगर 2020 का निकालेंगे चेंज, तो 2020 का डाटा लिखेंगे, और 2021 का तो 2021 का, जैसे कि हम निकाल के देखते हैं। 12 लाख आपकी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और इसका यदि हम नीचे क्या लिखा है, टोटल लाइबिलिटीज को बेस लेना है, इसका टोटल निकाल लेते हैं पहले तो हम टोटल लाइबिलिटीज का बेस ले पाएंगे। टोटल लाइबिलिटीज कितनी हो रही है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 ये हो रही है 20 लाख, और इस साइड की देखें तो ये हो रही है आपकी 30 लाख। ठीक है। अब 12 लाख डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 2020 का लिया है हमने 12 लाख, और इसके बेस में क्या लेंगे, टोटल एसेट्स उस पर्टिकुलर ईयर की, ये आ गया आपका 20 लाख इनटू 100। यस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 लाख, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये आपका आ रहा है 60%। ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड का निकालेंगे हम। सेकंड क्या है आपका 60,000 है, क्या है 60,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 60,000 टोटल लाइबिलिटीज कितनी है आपकी 20 लाख, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, ये सेकंड का आ गया। इसको निकाल लीजिए कितना आएगा, 20 लाख कितना आ रहा है, ये लगभग आएगा आपका 20%, सॉरी 30%, है ना। 20 लाख का जो है 60,000 कितना परसेंट होता है, दैट इज 30%। यस। अब वैसे ही थर्ड 2 लाख जो है 20 लाख का कितना परसेंट है, 2 लाख ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल लाइबिलिटीज लिखेंगे, दैट इज 20 लाख। तो दिख ही रहा है हमें 20 लाख का 10% हो रहा है ये, तो ये 10% लिखेंगे, दैट विल बी, इस तरीके से जो है हमने परसेंटेज चेंज निकाल लिया। अब वैसे ही 2021 के लिए भी निकालेंगे। 21 का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 18 लाख, इसका टोटल कितना है 30 लाख,
तो निकाल लीजिए आप 18 लाख, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप कैलकुलेट करते जाइए। 18 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 कितना परसेंटेज है? दैट इज अगेन आपका आ रहा है 60%। ठीक है, फिर 6 लाख जो है 30 लाख का जो है कितना परसेंट है? तो 6 लाख जो है आपको दिख रहा है दैट इज 20%। और वापस जो है 6 लाख 30 लाख का कितना परसेंट है? सेम वही चीज पूछिए, तो दैट इज 40%। और यहाँ पे यदि हम करें इस पर्टिकुलर टोटल का यदि निकालें तो 20 लाख ऊपर आ जाएगा, और बेस हमें क्या लेना है? टोटल लाइबिलिटीज। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 100%। यहाँ पे भी आ जाएगा 100%, नहीं तो फिर यहाँ का टोटल कर लो तो भी आपका वही आना है। ठीक है, तो कॉमन साइज में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, लाइबिलिटीज का वो आइटम लेके टोटल लाइबिलिटीज से डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के। ठीक है, अब ऐसे ही हम अब लाइबिलिटीज का सीख लिया, अब एसेट्स का आप खुद ही बनाइए पॉज करके, और पहले आप एसेट्स का बना लीजिए और फिर जो है वापस से ऑन करके उसको चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो एसेट्स का बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे आपकी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? 14 लाख। और इधर कितनी है आपकी? 21 लाख। ठीक है, अब 14 लाख जो है हम पहले पूरी लिख लें ताकि हमें एसेट्स का टोटल मिल जाए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स थी, और सेकंड जो है क्या है हमारे सामने? दैट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी है? 6 लाख एंड 9 लाख। ओके, एंड 9 लाख। अब इसका टोटल कर लेते हैं ताकि हमको बेस मिल जाएगा, दैट इज 20 लाख। और ये कितना आ जाएगा? 30 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स को निकालने के लिए 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये कितना परसेंटेज आ जाएगा आपका? तो निकाल लेते हैं 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 70%। एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, सेम ऐसा ही करंट एसेट्स का 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। अब एसेट्स हैं तो एसेट्स में वो पर्टिकुलर एसेट्स जिसका आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे नहीं लिखना है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब सेकेंड वाले का 6 लाख एसेट डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है आपका? 30% आ जाएगा। ठीक है, और सेम इस ईयर के लिए भी वैसा ही करेंगे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है? ये भी 70 आ रहा है। ठीक है, और ये 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, 9 लाख निकाल लेते हैं हम। 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है? 30% आ रहा है। ठीक है, और यदि इन दोनों का टोटल यहां से करें या फिर नीचे से करें तो भी 100 ही आएगा। तो इस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट में जब बैलेंस शीट पूछी जाती है तो बेस क्या लेंगे? टोटल लाइबिलिटीज या टोटल एसेट्स जो है जिस पर्टिकुलर आइटम का परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे जो है बेस आपकी टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज लिखेंगे इनटू 100। तो आया आपको डिफरेंस समझ में? कंपैरिजन में क्या करते हैं, 2 सालों का डाटा लिखते हैं और उसमें जो चेंज हुआ है उसको लिखेंगे, और फिर जो है उसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। और कॉमन साइज में क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर ईयर का डाटा उठाएंगे और जो उसकी टोटल लाइबिलिटीज हैं, यदि लाइबिलिटी का निकाल रहे हैं, इनटू 100, और यदि एसेट हैं तो वो पर्टिकुलर एसेट लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ये हो गया कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकम स्टेटमेंट बना दो, तो कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसा ही चेंज जाएगा, बस आइटम चेंज हो जाएंगे, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम आ जाएंगे। तो जो है एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं। यस, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए यदि कहा गया है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं यूजली। अब जो है उसका नाम इनकम स्टेटमेंट है, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जो नए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। अब आपसे कंपैरेटिव भी पूछा जा सकता है, कॉमन साइज भी पूछा जा सकता है। फॉर्मेट जो है इनके, जैसे हमने प्रीवियसली अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉर्मेट जो है एज इट इज आपको बनाना है, बस आइटम चेंज होंगे, तो वो आइटम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहला आ जाएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपकी जो नेट सेल्स है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। इसमें यदि कोई अदर इनकम हो रही है तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, यानी रेंट रिसीव हो गया या फिर कमीशन रिसीव हो गई, और कोई इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखते थे, है ना, वो हो गई। वो लिखकर जो है आपको टोटल लगाना है। ये आ गया आपका टोटल ऑफ इनकम। ठीक है, ये टोटल इनकम आ गई। फिर जो है उसमें से आप लेस कर देंगे आपके एक्सपेंसेस, जो भी इन दोनों का टोटल आया उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। अब इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से जो है आप टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, और जो है फिर सॉरी फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आइटम्स वैसे ही लिखना है। सपोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है और नेक्स्ट ईयर जो है ये 22 लाख हुई है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ होगा, 2 लाख हुआ होगा। और 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख का कितना परसेंटेज है, 10% जब हम कंपेरेटिव करेंगे। ठीक है, वैसे ही जब हम कॉमन साइज करेंगे तो क्या करेंगे, 20 लाख। अब ये कॉमन साइज में जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसका बेस जो है, जैसे हम टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज ले रहे थे, यहाँ पे बेस जो है टोटल सेल्स लेना है। ठीक है, हमेशा जो बेस लोगे आप सेल्स लोगे, तो सेल्स कितनी है, जैसे आप कॉमन साइज बना रहे हैं तो हमने माना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 20 लाख। अब 20 लाख और बेस किसको मानना है, सेल्स को मानना है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज 100 आ जाएगा। वैसे ही अदर इनकम एक और को सॉल्व करते हैं। अदर इनकम है आपकी 2 लाख। ठीक है, और टोटल इनकम आ रही है आपकी 22 लाख, इस तरीके से। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 24 लाख। अब अदर इनकम का परसेंटेज चेंज, कॉमन साइज की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज अदर इनकम का कैसे निकालेंगे आप, अदर इनकम 4 लाख जो है आपकी अदर इनकम है, और आपको बेस क्या लेना है, क्या बताया मैंने, बेस क्या लेना है, सेल्स को। तो सेल्स कितनी है आपकी, 20 लाख। टोटल को नहीं लेना है, यहाँ पे 24 लाख को नहीं लेना है, जो बेस है यानी सेल्स को हमेशा लेना है। 4 लाख 20 लाख का कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20% है। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंसेस यदि कुछ लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख लिखे हैं। अब 6 लाख को लिखा आपने, आपको इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, तो नीचे क्या लिखेंगे, जो आपकी सेल्स है, सेल्स कितनी है, 20 लाख इंटू 100। तो जितने भी आइटम है सबके नीचे जो है सेल्स आएगी, बेस ईयर सेल्स मानेंगे जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं कॉमन साइज का, और कंपैरेटिव में तो जो डिफरेंस आता है और उससे एब्सोल्यूट चेंज निकलता है। आइटम्स यही रहेंगे कॉमन साइज के, रेवेन्यू, सेल्स या अदर इनकम, उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स लेस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट यदि आता है तो आप इस तरीके से उसको बना दीजिए। ओके, अब जो है आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। यस, जैसे कि हमने वेरियस मेथड्स पढ़े हैं, तो उसमें अब एक मेथड ये आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए, कि रेशियोज के वे में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया जाए, उसी को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब क्या है ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं और इसका क्या ऑब्जेक्ट्स या इंपॉर्टेंस हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। लेट अस सी, accounting ratio is the mathematical expression of a quantitative relationship between two figures or a group of figures having mutual cause and effect relationship taken from the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दो या दो से ज्यादा फिगर्स को लिया जाता है और उनका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला जाता है कि उस जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसके पीछे का इम्पैक्ट क्या है, क्या रीजन है, ये निकाला जाता है। It is a tool used to make quantitative judgment of various aspects of financial position and performance of a business enterprise। अकाउंटिंग रेशियो एक तरीके का टूल है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को जो है जज कर पाते हैं कि ऐसा रिजल्ट जो है क्यों आया है। जैसे कि यदि हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट कुछ आया है ना,
अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है कितना आया है, क्या ये पर्याप्त है कि नहीं है, इस चीज को जानने के लिए हम निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो उसी को ही कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो। शॉर्ट में यदि बात करें, अकाउंटिंग रेशियो क्या है, ये एक तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो या दो से अधिक आइटम्स का, फिगर्स का जो है डाटा लेता है और उसको एनालिसिस करता है इन द रेशियो फॉर्म या इन द प्रोपोर्शन फॉर्म, उसी को ही हम अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, किस तरीके से अकाउंटिंग रेशियो जो है आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो इसके आंसर्स जो हैं तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो आप जो रेशियो निकालते हैं वो प्रपोर्शन में जो है रेशियो का आंसर आएगा, जैसे कि 2:1 ये हो गया, 3:1, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। दूसरा, आपका आंसर जो है परसेंटेज, 10% से ग्रोथ हुई, 20% से ग्रोथ हुई, उसको बोलते हैं परसेंटेज। और इसके अलावा जो थर्ड आंसर आता है दैट इज टाइम्स के बेसिस पे, जैसे कि आपका स्टॉक इस साल से कितना ज्यादा है, पिछले साल से कितना ज्यादा है इस साल, मे बी 3 टाइम्स, तो टाइम्स में आंसर आता है। तो अकाउंटिंग रेशियो जो है यूजुअली हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, तो इसको जो है हम या तो परसेंटेज बेसिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो रेशियो बेसिस पे जिसको प्रपोर्शन कहते हैं, और तीसरा जो है टाइम बेसिस पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जो है पूरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, उसके हर फिगर का। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, स्टॉक टर्नओवर हो, क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, जितने भी आइटम्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सबका एनालिसिस जो है रेशियो एनालिसिस में किया जाता है। मेकिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फिगर इनटू सिंपल मैनर में जो है प्रेजेंट किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स दिखते हैं हमें, उसको फॉर्मूला के बेसिस पे जो है सिंपल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को जो है इजीली असेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और कॉमन मिलेगी, जो हम अकाउंटिंग रेशियोज के ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस देख रहे हैं और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, आप सिमिलर पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट ही तो है रेशियो एनालिसिस, तो उसके ऑब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट सेम ही तो होंगे। ओके, तो इसलिए जो है आपको सिमिलैरिटी भी दिखेगी और कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी डीलिंग चेंज होगी, है ना, वहां पे अकाउंटिंग रेशियो के हिसाब से डीलिंग होगी और वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। फोरकास्ट, जैसे वहां पे भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, फोरकास्टिंग करने में, फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसीज बनाने में आपको ये मददगार होते हैं कि पहले करंट लायबिलिटीज जो है 2 गुना थी या 4 गुना थी, अब जो है कितनी है, तो आप फ्यूचर में जो है फोरकास्ट कर सकते हैं कि अब आपकी लायबिलिटी को आपको कम कैसे करना है। ठीक है, कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आप कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं, यानी बैलेंस शीट को रिव्यू करेंगे कि पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसका परसेंटेज जो है कितने से बड़ा है, हमारा डेट इक्विटी का रेशियो क्या है, यानी हमने लोन कितना लिया है और हमारे पास खुद की कैपिटल कितनी है, हम कितना रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टमेंट पे कमा रहे हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम ये जान सकते हैं, है ना। स्टॉक को जो है सर्कुलेट होने में कितना समय लगता है, कितने समय के बाद हमें स्टॉक को चेंज करने की जरूरत है, वो जो है हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो से जो है निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं। हेल्पफुल इन मेकिंग इफेक्टिव कंट्रोल ऑन बिजनेस, बिजनेस पे एक अच्छी तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं हम बाय द वेरियस टूल्स ऑफ रेशियो एनालिसिस के जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, उसके बेसिस पे जो है हम अच्छी तरीके से बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल आइटम्स हैं उन पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, यदि कोई हमें लग रहा है कि इसमें जो है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस और रेशियो के एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर होंगे, क्योंकि वो उसी का ही पार्ट है। वैसे ही हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की डिसएडवांटेज, जिसे हमने कहा था लिमिटेशंस, और यदि आपको पूछा जाता है कि रेशियो की लिमिटेशंस क्या है, या कंपैरेटिव बैलेंस शीट की लिमिटेशंस क्या है, या कॉमन साइज स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है, तो ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की लिमिटेशंस ही लिख सकते हो, क्योंकि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही तो पार्ट है, एनालिसिस के ये पार्ट है ना, कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो, और उसकी डिसएडवांटेज है ना इनकी डिसएडवांटेज, यस और नो। तो जब लिमिटेशंस आती हैं, जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशंस बताई हैं आगे, आपको रेशियो की आ जाए या फिर कॉमन साइज कंपैरेटिव साइज किसी की भी आ जाए, तो आप सेम वही चीज लिख कर आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज बहुत तरीके से निकल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां हमने कवर करने की कोशिश की है, जितने ज्यादा हम कर पाए, ठीक है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे जो है अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ऐसे ही लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, जो आपकी तरलता को बताते हैं कि कितना लिक्विड फॉर्म इजिली जो है आपकी करंट लायबिलिटीज जो है, करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएंगी, तो करंट रेशियो निकलता है, लिक्विड रेशियो। वैसे ही होते हैं आपके टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो, कि आपके डेटर्स जो हैं कितने समय में जो है आपको पेमेंट देते हैं, या कितने डेटर्स जो है इंक्रीज हुए हैं। वैसे ही लिक्विडिटी रेशियो आपको ये बताता है, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में जो है रिलेशनशिप इम्पैक्ट करता है, जिसको अभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन द प्रैक्टिकल फॉर्म। और वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं, तो इसलिए जो है ये फॉर्मूलास यूज होते हैं। तो इसमें से कुछ हम ले लेते हैं प्रैक्टिकल वे में, ताकि जो है यदि प्रैक्टिकल आता भी है क्वेश्चन तो हम उसको सॉल्व कर पाए, है ना। सभी को सॉल्व करना नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसके अलावा जो है डेट इक्विटी रेशियो निकलता है आपका, है ना, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रोप्राइटरशिप रेशियो, इस तरीके से बहुत सारे रेशियो निकलते हैं, तो हम कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लिक्विडिटी रेशियो में एक, जैसे हमने पढ़ा करंट रेशियो का फुल फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें कभी कभी थ्योरी या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक आइडियल करंट रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए। तो आइडियल करंट रेशियो जो है 2:1 होना चाहिए, यानी करंट एसेट्स आपकी हमेशा डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी से, ऐसा होना चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा है बिजनेस में पता नहीं है, लेकिन एक आइडियल जो है कितना होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको यहीं देख लेते हैं। करंट रेशियो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वैसे ही होता है क्विक रेशियो, इसके दो और नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो, और दूसरा होता है इसको लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। ये लिक्विडिटी रेशियो है, लेकिन इसको लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशियो का आइडियल फॉर्म यदि हम देखें तो वो 1:1 होता है। इट मे बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है यदि आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एग्जामिनेशन में, तो एक आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, और क्विक रेशियो का 1:1। और आपको थ्योरी भी आ जाती है, तो उसमें आप ये सेंटेंस फॉर्म में लिख के आ जाइए, फिर फॉर्मूला लिखिए, फिर करंट एसेट्स को एक्सप्लेन कीजिए, करंट लायबिलिटीज को, आपकी थ्योरी भी रेडी हो गई, ठीक है। प्रैक्टिकल करने का एक फायदा ये होता है कि उसके साथ थ्योरी ऑटोमेटिक हो जाती है ना, थ्योरी को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम फॉर्मूले बेस पे चलते हैं। क्विक एसेट्स, अब करंट एसेट्स हमें पता है, हमने पढ़ी है, करंट लायबिलिटीज पढ़ी है। क्विक एसेट्स कैसे निकाली जाती है, जब करंट एसेट्स में से स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है, तो वो होती हैं आपकी क्विक एसेट्स, ठीक है। क्विक एसेट्स कैसे करेंगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्विक एसेट्स, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, एक आधी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत तरीके से क्वेश्चन आ पाएंगे, लेकिन हाँ हमें कंसेप्ट पे क्लैरिटी है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको दिए गए हैं ट्रेड पेबल्स 40,000, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 7,20,000, करंट लायबिलिटी दी हुई है 2,40,000, और निकालना क्या है हमें, करंट रेशियो। सबसे पहले तरीका ये रहता है कि आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको, तो ये आपके सामने ही है, वो लिख ली, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लिख लो करंट रेशियो। अब हमको क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, और दूसरी क्या चाहिए हमको, करंट लायबिलिटीज। अब क्या हमारे पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, करंट लायबिलिटीज तो दी हुई है, लेकिन हमारे पास करंट एसेट्स नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल को यदि हम फॉर्मूला पुटअप करें
तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब हमको करंट लायबिलिटीज दी है, वर्किंग कैपिटल दी है, तो करंट एसेट्स निकाल पाएंगे, हम निकाल पाएंगे आसानी से। तो इसमें डिजिट्स डाल देते हैं हम, 7,20,000 इक्वल्स टू, करंट एसेट्स नहीं पता है तो हम यहाँ पे करंट एसेट्स का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी? 2,40,000। अब ये माइनस का जो है इस साइड चला जाएगा, तो करंट एसेट्स जो है 7,20,000 में 2,40,000 को यदि ऐड कर दें तो ये कितना आ रहा है आपका? 9,60,000 जो है आपकी करंट एसेट्स हो रही हैं। अब आपके पास करंट एसेट्स भी हैं और करंट लायबिलिटीज भी हैं। करंट एसेट्स कितनी है आपके पास? यस, अभी हमने निकाली, दैट इज 9,60,000, और करंट लायबिलिटीज कितनी है जो कि हमें दी हुई है? 2,40,000, ठीक है। अब इसको बस रेशियो फॉर्म में इसका आंसर आता है, तो 40 से 40 कैंसिल, 24 1s और ये 4s, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4:1 इज द आंसर, ठीक है। करंट रेशियो, ये ट्रेड पेबल्स क्या है? ये करंट लायबिलिटीज है, लेकिन हमें करंट लायबिलिटीज पूरी दी हुई है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये ट्रेड पेबल्स इसी में ही इंक्लूड है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया गया है, ठीक है। जब करंट लायबिलिटी दी हुई है तो ये मानना है कि ट्रेड पेबल्स उसी का ही पार्ट है, उसी में शामिल होगा। और चाहे तो आप एक नोट लिखकर भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, यदि क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं है। या तो क्वेश्चन बोलेगा आपको कि इसमें इंक्लूड नहीं है तो आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, मैक्सिमम जो है वो इंक्लूडेड रहता है। तो इस तरीके से जो है करंट रेशियो निकालते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, यस। अब हमें क्विक रेशियो निकालना है, यानी ये वाले फॉर्मूले पे काम करना है। करंट रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, करंट लायबिलिटीज दी है, फिर क्वेश्चन जो है हमें घुमा फिरा के दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्विक एसेट्स चाहिए। क्विक एसेट्स के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स, उसमें से ही तो हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को लेस करेंगे, तो करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास करंट रेशियो दिया हुआ है, उससे हम करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। लिख लेते हैं, पहले हम शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, है ना। आपको जो है पूरा लिखना है क्विक रेशियो एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे स्पेस का इशू है इसलिए। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं लेकिन क्विक एसेट्स नहीं है। क्विक एसेट्स के लिए हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स। तो जो है हमें अदर इंफॉर्मेशन जो दी गई है, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो जो है हमें कितना दिया गया है? 2.5:1। करंट एसेट्स हमको नहीं दी गई हैं, बट हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं, दैट इज 1,60,000। अब करंट एसेट्स जो है निकालनी है तो 1,60,000 का इसमें इंटू कर लेते हैं, तो 1,60,000 इंटू जो है 2.5 करिए कैलकुलेटर पे, तो ये आ रहा है आपका 4 लाख। तो आपकी करंट एसेट्स जो हैं कितनी आ गई? 4 लाख, ठीक है। अब आपको क्विक एसेट्स में से क्विक एसेट्स निकालनी है। क्विक एसेट्स के लिए आप क्या करेंगे? करंट एसेट्स जो निकाली हमने, उसमें से आप स्टॉक को लेस कर देंगे, दैट इज 80,000, है ना, ये 80,000 है, ठीक है। और प्रीपेड नहीं दिया हुआ है तो हम उसको हटा देंगे, और बाकी क्या दिया हुआ है आपको? करंट लायबिलिटीज, वो कितनी है? 1,60,000, ठीक है। अब 4 लाख में से 80,000 गया तो कितना आ रहा है? 3,20,000, और ये कितना है? दैट इज 1,60,000, ठीक है। अब ये कितना है? इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये कितना आ रहा है? 2:1। आइडियल रेशियो जो है 1:1 होना चाहिए, हमारा 2:1 है, यानी अच्छा है। यहाँ पे आइडियल 2:1 होना चाहिए, तो 4:1 आया है, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्विक रेशियो और करंट रेशियो जो है निकाला जाता है। फिर एक आधी क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ताकि जो है हमें क्लैरिटी मिल सके। क्वेश्चन अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो आइटम्स हैं उसके रिगार्डिंग जो है हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्या पूछा गया है आपसे? फाइंड आउट करंट रेशियो या एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इस इंफॉर्मेशन से आपको करंट रेशियो भी निकालना है और क्विक रेशियो भी निकालना है। अब क्या क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल, ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होता है, यस। बैंक भी आपका करंट एसेट्स होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स होता है। मशीनरी, क्या मशीनरी आपकी करंट एसेट्स है? क्या नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर ट्रेड पेबल्स होती हैं आपकी करंट लायबिलिटीज। डिबेंचर्स
करंट लाइबिलिटीज में आते हैं क्या? नहीं आते हैं, ये होते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और फिर आते हैं आपके इन्वेंट्रीज, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, ये हैं आपके करंट एसेट्स। ठीक है, तो कभी कभी आपको जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए जो है इस तरीके का डाटा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो लेना है और फॉर्मूले में डाल के और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करना है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स कौन कौन सी है उनको हम एडअप कर देते हैं। तो सबसे पहले 50,000, आप चाहो तो पहले ऐसा भी लिख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरीके से तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 5,000, प्लस बैंक कितना है 15,000, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 10,000, और क्या है करंट एसेट्स ये हैं आपके पास 20,000, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज जो है हमारे सामने एक ही करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, दैट इज ट्रेड पेबल्स, और वो कितनी है 50,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 50 प्लस 5 55, 60 70 80, और 80 और 2 दैट इज 1 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है 50,000। यदि इसको हम रेशियो में निकालें तो दैट इज 2/1, और इसको ही हम कहेंगे 2:1 इज द आंसर। ठीक है, ये निकल गया हमारा करंट रेशियो। अब आपसे क्या बोला है कि आपको निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से आपकी इन्वेंट्रीज अगर दी हुई है क्वेश्चन में, और प्रीपेड यदि दिया हुआ है तो वो लेस कर देंगे, और करंट लाइबिलिटीज को जो है नीचे लिखेंगे। आप CL CA नहीं लिखना है, आपको पूरे टर्म्स को लिखना है। हम ऑलरेडी बहुत बार लिख चुके हैं और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए, है ना, सिर्फ समझ रहे हैं। तो करंट एसेट्स कितनी है, यदि हम देखें यहाँ पे डायरेक्टली करंट एसेट्स कितनी आई थी हमारी 1 लाख, और उसमें से इन्वेंट्री कितनी है 20,000, स्टॉक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 5,000, इसको लेस कर देते हैं। ठीक है, और नीचे करंट लाइबिलिटीज कितनी है दैट इज 50,000। तो 1 लाख में से 20 गए 80, 80 में से 5 गया दैट इज 75,000। ठीक है, 75,000 को डिवाइड कर देंगे हम 50,000 से, तो निकाल लीजिए, इजीली निकल जाएगा। 25 2s एंड 25 3s, तो ये आपका रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सॉल्यूशन करेंगे जब हमारे पास करंट रेशियो या क्विक रेशियो आता है। और भी अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने बहुत तरीके देखे यहाँ पे 2-3, तो आप और ज्यादा बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको इजिली इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे जो है पकड़ हो जाएगी, कंसेप्ट पे जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, आगे कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखा जैसे हमने, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऐसे ही नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू अपॉन सेल्स इनटू 100। हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी एक याद करने का तरीका है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है उसमें हमेशा बेस में क्या लिखते हैं हम, सेल्स। जैसे अभी हमने करंट रेशियो निकाला, उसमें हमेशा बेस क्या था, करंट लायबिलिटी, इसमें हमेशा बेस क्या है, सेल्स। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक आधी। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सेल्स दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं देखे, क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% जो है वो कॉस्ट का 25% है। ठीक है, अब हमने एज्यूम किया कि हमारा कॉस्ट कितना है, लेट अस एज्यूम, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमें, है ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जब तक नहीं मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेल्स तो दी हुई है, ये नहीं दिया हुआ है। तो हमने एज्यूम किया कि कॉस्ट जो है हमारा है 100, मान लिया हमने, जैसे कि कभी x मानते तो हमने 100 मान लिया कि हमारा कॉस्ट है x। अब प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट पे 25%, तो 100 रुपीज यदि कॉस्ट है तो उसका 25% यदि निकालेंगे तो 25 रुपीज जो है आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो आपकी सेल्स जो है वो कितनी हुई होगी,
125, ठीक है। 100 कॉस्ट है, प्रॉफिट उसमें 25 है, तो टोटल सेल्स कितनी हुई होगी आपकी 125। अब हमने कॉस्ट को अज्यूम किया 100%, प्रॉफिट 25%, तो सेल्स आ गई आपकी 125%। अब सेल्स यदि आपकी 125% है और रुपीस में आपको सेल्स दी हुई है 6 लाख, तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ सेल्स 125% इज इक्वल टू 6 लाख, तो हमें 100% का डाटा चाहिए, तो क्या वो हम निकाल सकते हैं 100%, यानी हमें कॉस्ट मिल जाएगी। यस, इसको कैसे निकालते हैं, 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, कि 6 लाख जो है 125% के बराबर है, तो 100% के बराबर जो है वैल्यू क्या होगी। यदि आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो परसेंटेज में, या आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में आपने ऑब्वियसली ये मेथड जो है देखी होगी, 11th 12th में भी रहती है और 9th 10th में भी हमने ये मेथड पढ़ी है, यदि आपको याद हो तो। ठीक है, हमने माना कि हमारी सेल्स 125% है, तो रुपीस में 6 लाख दी हुई है, तो जब हमारा कॉस्ट 100% है तो वो रुपीस में कितना आएगा, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। 5 5 25 5 ये 4 ये 5 12 60, 12 इंटू 4 48, 1 2 3 4, 4,80,000 जो है आपकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हमें कॉस्ट चाहिए क्या, नहीं, हमें तो क्या चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था। तो या तो हम यहाँ पे 100% बराबर ना निकाल के 25% निकाल ले तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता, और नहीं तो हमारे पास सेल्स है 6 लाख और कॉस्ट है 4,80,000, तो सेल्स में से 6 लाख और जो है कॉस्ट है हमारे पास 4,80,000, तो इसको यदि हम लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट दैट विल बी 1,20,000। ठीक है, तो अब हमको प्रॉफिट आ गया हमारे सामने 1 लाख, इस फॉर्मूले में पुटअप कर रहे हैं अब हम, है ना, वापस से नहीं लिख रही हूं मैं, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले बेस्ड पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 1,20,000, और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में, सेल्स आ जाएगी जो है हमारी 6 लाख इंटू 100, तो इसका आंसर जो है आपका परसेंटेज में आता है ये 5 और 6 2 ये आ गया आपका 20%। ठीक है, जब हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो हम इस तरीके से निकालेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, तो हमने कॉस्ट को मान लिया 100, तो कॉस्ट को जब 100 माना है तो प्रॉफिट उसमें 25% ऐड कर दिया, तो सेल्स हो गई हमारी 125%। अब परसेंटेज में 125% सेल्स है, तो 125% बराबर 6 लाख, तो 1 लाख बराबर, सॉरी 100% बराबर कितना होगा, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा कॉस्ट आ रहा है 4,80,000, उन दोनों का डिफरेंस आया प्रॉफिट, और उसको हमने रेशियो में पुट अप कर दिया। ठीक है, यस। अब एक नेट प्रॉफिट के बेसिस पे देख लेते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है, सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो निकालना है। अब सबसे पहले यदि हम बात करें, सेल्स दी हुई है, यानी इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। सेल्स दी हुई है क्या, दी हुई है, तो उसको हम लिख लेते हैं 10 लाख और इंटू 100। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। अब क्या करेंगे हम, यदि ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट निकालना है, हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, यदि ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारे सामने उसमें से हम एक्सपेंसेस को कम कर दें, तो नेट प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 4 लाख, इसमें से 1,40,000 यदि हम लेस करें तो 3 में से 4 गए, तो ये आ जाएगा 2,60,000 जो है आपका क्या आ रहा है, दैट इज द नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब 2,60,000 को जो है हम यहाँ लिख देते हैं और जो है रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये 50 से 50 2 एंड 3 से कैंसिल, और ये आ रहा है आपका 26% जो है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट रेशियो जो है कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो नीचे सेल्स लिखेंगे और पर्टिकुलर प्रॉफिट जो है ऊपर लिखेंगे। अब एक आधी हम टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं, जैसे कि यस, टर्नओवर रेशियो
स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। स्टॉक टर्नओवर जैसे कि हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बेस क्या लिया था हमने, नीचे सेल्स लिख रहे थे। अब टर्नओवर में जो पर्टिकुलर रेशियो हम निकालेंगे उसका एवरेज जो है हम बेस लेंगे। जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, जो रेशियो निकाल रहे हैं उसका एवरेज जो है नीचे लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि नहीं दिया रहेगा तो हम सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक जो है लिखेंगे। ठीक है, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में डेटर्स किस का पर्पस क्या होता है, जिनको हमने बेचा है माल या गुड्स जिनको हमने सेल किए हैं वो भी क्रेडिट पे, तो इसलिए वो क्रेडिट सेल्स पे निकाला जाता है। और नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज डेटर्स। और एवरेज डेटर्स कैसे निकाले जाते हैं, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। स्टॉक एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यानी बिगनिंग एंड एंड का जो डाटा दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ऐसे ही आता है आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स किसके लिए होते हैं, जो जिनसे हमने माल लिया है किस पे, क्रेडिट पे, तो क्रेडिट परचेज पे जो है इसको निकाला जाता है। दिस आर द टर्नओवर रेशियोज। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, यदि इसकी हम बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं, जो कॉमनली पूछा जाता है उसको हम लिख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और एवरेज स्टॉक या एवरेज डेटर्स या एवरेज क्रेडिटर्स की बात करें तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज स्टॉक। अब इस पे जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये हमारे सामने नई चीज है जिसको हम देखते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है और एवरेज कलेक्शन जो है, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है हमें निकालना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दी है हम उसको देख लेते हैं। डेटर्स दिए गए हैं आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड बिल्स रिसीवेबल दिए हैं आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश सेल्स दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसके लिए हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स में से यदि कैश सेल्स लेस कर देंगे तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। टोटल सेल्स कितनी है आपकी, आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स कितनी है, 4 लाख माइनस 80,000, तो ये आ जाती है आपकी 3,20,000। ठीक है, ये आ गया आपका क्रेडिट सेल्स। अब जो है हमें क्या निकालना है, क्रेडिट सेल्स एवरेज डेटर्स। यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो में अब डेटर्स की जगह वो लोग रिसीवेबल्स लिखने लग गए हैं। इसमें ये होता है कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो एवरेज डेटर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब ओपनिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों, ये दोनों डेटर्स के ही पार्ट हैं। ऐसे डेटर्स जिनको बीआर दिया जाता है वो भी तो डेटर्स ही कहेंगे। तो ओपनिंग जो है आपके कितने हैं, 30,000 प्लस 10,000, और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं आपके, 90 प्लस 30, 90,000 प्लस 30,000, इसको टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो 30 प्लस 10 ये आपके हो गए 40,000 प्लस 90 प्लस 30 दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है आपका 80,000 जो है आपके एवरेज डेटर्स आ गए। तो अब एवरेज डेटर्स आ गए और क्रेडिट सेल्स दोनों दी हुई है, तो हम एवरेज टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे, सॉरी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ऊपर क्या लिखना है हमें, क्रेडिट सेल्स जो हमने ये निकाली है, आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है और फिर जो है वैल्यूज को लिखना है, हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले क्रेडिट सेल्स कितनी है, 3,20,000 ये हमने निकाली। ठीक है, और एवरेज डेटर्स कितने आ रहे हैं, दैट इज 80,000। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4,
और इसका आंसर जो है हमेशा टाइम्स में आएगा। हमने पढ़ा ना, एक अकाउंटिंग रेशियो कोई परसेंटेज में आंसर आता है, कोई प्रपोर्शन में और कोई टाइम्स में। तो टर्नओवर का टाइम्स में आता है, इससे पहले हमने प्रॉफिटेबिलिटी का पढ़ा था तो वो परसेंटेज में आता है, और उससे पहले हमने करंट रेशियो पढ़ा था तो वो प्रपोर्शन में आता है। ठीक है, 4 टाइम्स। अब यहाँ पे आपसे एक और चीज पूछी गई है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो निकाल के बताइए। इसका मतलब क्या होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी आपके डेटर्स जो है पर्टिकुलरली कितने टाइम में जो है डेटर्स का टर्नओवर होता है, यानी 4 टाइम्स में जो है वो चेंजेबल होते हैं। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय में आपके डेटर्स जो है आपको पेमेंट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला है इसको आप उल्टा दीजिए। ऊपर आ जाएंगे आपके एवरेज डेटर्स और नीचे आ जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और उसको जो है आपको 12 से इंटू करना है, तो जो है आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। अब एवरेज डेटर्स कितने थे हमारे पास, 80,000। क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 3,20,000, और इंटू 12। 12 क्या है, ये मंथ्स है। आपका आंसर जो है कितने समय में जो है आपको कलेक्ट हो जाएगा अमाउंट आपके डेटर से, हर बार कितने समय में होता है ये वो निकाल रहे हैं। तो ये 1/4 और 4 से इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आ रहा है 3 मंथ्स में। दैट मीन्स आपके डेटर्स जो हैं हर 3 महीने में जो है आपको पेमेंट करते हैं। दिस इज नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि क्रेडिटर्स आता है तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसा निकाल लेंगे, और उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड की जगह पे एवरेज पेमेंट पीरियड जो है निकाला जाता है, और सेम इसी तरीके से वर्कआउट होता है। स्टॉक टर्नओवर आ जाएगा तो हमने यहाँ पे उसको एक को सॉल्व करके देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा यूनिट नंबर सेकंड जो है कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंदी है बट ओवरऑल कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको हो जाएगी जब आप इस यूनिट को कवर कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लीजिए ताकि थ्योरी आएगी तो उसको भी आप लिख लेंगे। फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूला लिखा, उसी फॉर्मूले को जो है एक्सप्लेन करोगे तो आपकी थ्योरी हो जाएगी, है ना। तो थ्योरी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे। तो यदि कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।